बोरिंग कॉस्ट का ये क्वेश्चन एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें सारी है वो पूछी है इन्होंने। और इसको देखते हैं जी। क्वेश्चन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते होते हैं। बुलान पाकिस्तान लिमिटेड इज प्लानिंग टू कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वेयर हाउस। कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं जी। 1 जनवरी 2023 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और 30 नवंबर 2023 पे ये ख़त्म हो जाएगी। ये है जनाब इनकी जो इन्होंने प्लान शुरू कर दिया और ये कंस्ट्रक्शन इनका काम जो है वो शुरू भी हो गया है। द मैनेजमेंट वांट्स टू सर्टेन द बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउस। रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट। IS 23 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है टू बी कैपिटलाइज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। 2 केसेस में उन्होंने कहा है कि अगर हम इस तरह से करें तो बोरिंग कॉस्ट कितनी होगी और इस तरह से करें तो बोरिंग कॉस्ट क्या होगी। सिनेरियो ए ये है कि अगर सारी की सारी जितनी भी इनकी पेमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक लोन से की जाएं, और सिनेरियो बी ये है कि सारी की सारी जितनी भी पेमेंट्स हैं वो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज से ले ली जाए, यानी कि जनरल बोरिंग से कर दी जाए। एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब हम इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं और उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि कौन सी बोरिंग को प्रेफरेंस दी जाए और दोनों बोरिंग्स हों, तो फिर हम पहले स्पेसिफिक बोरिंग यूटिलाइज करते हैं, फिर उसके बाद जनरल बोरिंग की तरफ चलते हैं। तो अगर वो सिर्फ ये कहता है कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस यहां तक, तो फिर ये अगली लाइनें ना लिखी होती तो फिर हम सबसे पहले जो पेमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक लोन से करते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई पेमेंट्स रह जाती तो वो जनरल लोन्स या जनरल बोरिंग से की जाती। लेकिन उसने खुद ही कहा कि यार वो छोड़ दो जैसे हम करते होते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग स्पेसिफिक लोन से पेमेंट करेंगे सारी तो बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज की जाएगी, और अगर हम सारी की सारी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से करें तो कितनी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो सवाल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी नई है। हम लोग इससे पहले इस तरह का सवाल हमने शायद कोई नहीं देखा, लेकिन नो प्रॉब्लम विद दिस। हमें पता है कि इसको कैसे करना है। जब हम लोग पार्ट 1 कर रहे होंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई जनरल बोरिंग नहीं है, और जब हम पार्ट 2 कर रहे होंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड पेमेंट्स रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस विल बी एज फॉलोज। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से पेमेंट्स करेंगे। पहली पेमेंट 1 फरवरी को की जाएगी, दूसरी 1 अप्रैल को, तीसरी 1 सितंबर को और चौथी पेमेंट 1 दिसंबर को की जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पर्पज है वो ये है कि हम इसमें ये आइडेंटिफाई करें कि व्हाट विल बी द पीरियड, कंस्ट्रक्शन का पीरियड क्या होगा जिस पीरियड में हमने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइजेशन का जो पीरियड है वो क्या होगा, तो ये अभी हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि तो कैपिटलाइजेशन पीरियड के स्टार्ट होने का जो रूल है वो आप लोगों को अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि वर्क उसके ऊपर स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इन्होंने प्लान किया हुआ है कि 1 जनवरी 2023 को हम काम इस पे शुरू कर देंगे। स्पेसिफिक लोन आपको मिल चुका हो और स्पेसिफिक लोन यूटिलाइज होना शुरू हो जाए, तो स्पेसिफिक लोन जो आपका यूटिलाइज होना शुरू हो रहा है वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट से हो रहा है, यानी कि 1 फरवरी 2023 से। उसके ऊपर पेमेंट्स भी आपने करनी शुरू कर दी है। 1 फरवरी 2023 को आपने पहली पेमेंट की है। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी 2023 से लेकर 31 नवंबर 2023 तक। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये है हमारे पास टोटल 10 मंथ्स का टाइम पीरियड जो कि कैपिटलाइजेशन पीरियड है, जिस टाइम के दौरान हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी है। और इसमें हम देख लेते हैं अगर कोई डिलेज वगैरह ना हुए तो फिर ये हमारा फाइनल टाइम पीरियड होगा। पेमेंट्स के वाले से अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि पहली 3 पेमेंट्स ऐसी हैं जो कि आपके जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसके अंदर हुई हैं, और चौथी पेमेंट जो आपने कंस्ट्रक्शन को की है, कॉन्ट्रैक्टर को की है, वो आपने आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पेमेंट लास्ट बिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर आपने से पे किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ हमें कुछ कैलकुलेशंस में हमें करनी होगी कुछ एडिशनल चीजें। उन्होंने कहा द प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। एक तो जनाब आपके पास स्पेसिफिक लोन 350 मिलियन का, 350 मिलियन का टोटल हमारे पास प्रोजेक्ट था, 350 मिलियन इसका स्पेसिफिक लोन हुआ। 16% आपको इसके ऊपर रेट लगेगा, 1 जनवरी 2023 को मिल जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 23 को लोन मिल चुका था। तो 1 जनवरी 2023 को हमारे 2 इंडिकेटर्स पूरे हो चुके थे, तीसरा नहीं हुआ था। और तीसरा क्या था कि उसके ऊपर आपने पेमेंट्स करनी शुरू कर दी हैं। तो आपने पेमेंट करनी शुरू की है 1 फरवरी से,
तो आपका जो कैपिटलाइजेशन पीरियड है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। द प्रिंसिपल विल बी पेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। यानी कि इस लोन की रीपेमेंट भी जो है, इस लोन की जो रीपेमेंट है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। अगर तो ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही होती तो फिर हमें थोड़ा सा मसला होना था, फिर हमने इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना था स्पेसिफिक बोरोइंग में, उसमें हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती। लेकिन अब नहीं है तो आसानी हो गई। अगर तो ये ड्यूरिंग द पीरियड ही, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड ही रीपेमेंट इसकी स्टार्ट हो जाती तो फिर हम लोगों ने लोन के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी वो उतनी अमाउंट पे उतनी चार्ज करनी थी जितनी देर वो आउटस्टैंडिंग रही। दूसरा उन्होंने कहा कि विड्रॉल्स टू बी मेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज, द फैसिलिटीज विल आल्सो बी यूज्ड टू फाइनेंस अदर नीड्स ऑफ बीपीएल। यानी कि आपकी जनरल बोरिंग की बात कर रहा है, 2 लोन्स है बैंक ए से और बी से, लिमिट्स आपको बताई गई हैं। जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज होती है उनमें एक लिमिट डिफाइन कर दी जाती है कि आप इससे ज्यादा अमाउंट नहीं निकलवा सकते। लेकिन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज के अंदर या इस तरह की फैसिलिटीज में आपने लिमिट्स को इग्नोर कर देना होता है, आपने एक्सपेक्टेड एवरेज बैलेंस फॉर द ईयर को यूज करना होता है, और इंटरेस्ट रेट भी हर लोन का अलग अलग बता दिया। यानी कि जो कैपिटलाइजेशन रेट है उसको कैलकुलेट करने की भी सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रोवाइड कर दी गई। अगली बात उसने बताई, सरप्लस फंड विल बी अवेलेबल, सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम द लोन विल बी इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट ऑफ 10 एट द रेट ऑफ 10%। यानी कि वो जो स्पेसिफिक बोरिंग से आपको जो लोन बचा हुआ है इस वक्त आपके पास, आप उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। अगली चीज देखते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी सस्पेंडेड फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून 2023। पहली चीज, क्या ये जो डिले है ये मटेरियल है? जवाब है जी हाँ, ये मटेरियल है। 11 मंथ्स में से अगर हम टोटल 11 मंथ की बात करें तो टोटल 10 मंथ्स की बात करें तो 1 महीना इसमें मटेरियल डिले है, 10% है डिले। क्या ये अनएक्सपेक्टेड डिले था? नहीं, इट वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि मानसून होगी, उसमें हमें बारिशों में हमें अपना जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसको रोकना पड़ेगा। तो ये वो टाइम पीरियड नहीं है जिस टाइम पीरियड में आपने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना छोड़ देना है। इस टाइम पीरियड के दौरान बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी। ये मटेरियल अननेसेसरी डिले नहीं है, ये आपको पता था कि ये होगा, और ये अवेलेबल करने के लिए जगह जो है ये आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल आपके पास जो बोरिंग कॉस्ट का जो टाइम पीरियड है, जो आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड है, वो 10 मंथ्स है। और आपने 1 बाय 1 चलना है। अगर आप स्पेसिफिक लोन लेंगे तो बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी है, और अगर आप जनरल लोन लेंगे तो बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि जी अगर मैं स्पेसिफिक लोन लूं तो मुझे कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी होगी। तो इसका आंसर है जनाब, बोरिंग कॉस्ट जब आपको स्पेसिफिक लोन मिल जाए और उस लोन के ऊपर आप जो है वो इंटरेस्ट पे करना शुरू कर दें, तो फिर वो सारा का सारा ड्यूरिंग योर कैपिटलाइजेशन पीरियड आपको एक्सपेंस आउट होगा, सारा का सारा, यूज करें या ना करें। स्पेसिफिक बोरिंग का रूल ये है कि आप उसे यूज करें या ना करें, वो आपको सारा का सारा एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। 350 मिलियन का लोन था, 16% 10/12 यानी कि 10 मंथ्स के लिए। तो ये अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं रुपीज इन मिलियंस, तो ये मेरे पास बनता है जनाब अप्रोक्सीमेटली 46.67 मिलियन। स्पेसिफिक बोरिंग में हमने सब इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो इसमें से माइनस करनी होती है ताकि आप उस फिगर पे पहुंच जाए जो बोरिंग कॉस्ट की आपने कैपिटलाइज करनी है। अब सब इन्वेस्टमेंट इनकम किस रेट के ऊपर है जनाब? 10% के ऊपर। तो ये जितना भी आपका जो अमाउंट है वो अनयूटिलाइज होगी उसके ऊपर 10% के हिसाब से ये आपको पड़ता ही जाएगा, ये आपको इसके ऊपर इनकम मिलेगी। अच्छा, अगेन लोन मिला है 1 जनवरी को, तो जनवरी के महीने की सब इन्वेस्टमेंट इनकम है वो आपको अक्रू तो होगी, लेकिन क्योंकि वो हमारे कैपिटलाइजेशन पीरियड में फॉल नहीं कर रही इसलिए उसको हम एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, वो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में एडजस्ट नहीं होगी। तो जो जनवरी का महीना है उसमें तो हम लोग बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बोरिंग कॉस्ट की सब इन्वेस्टमेंट इनकम को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंस्ट्रक्शन पीरियड में फॉल नहीं कर रही।
देखिए ना, लोन आपको मिला ये कम जनवरी को, आपने पहली पेमेंट किया 1 फरवरी को, तो जो जनवरी का महीना है उसमें आपको 1 महीने का इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ होगा और उसी के ऊपर 1 महीने का आपको 10% का इंटरेस्ट मिला भी होगा। तो ना वो इंटरेस्ट जो आपको चार्ज हुआ है वो आपने रिकॉर्ड करना है बोरिंग कॉस्ट के अंदर, जो बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करनी है, और ना ही उसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपने चार्ज नहीं करना। और उसकी रीजन क्या है, वो हमारे कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर फॉल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने हमेशा इसमें यही सोचना है कि जो टाइम पीरियड हमारे कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर फॉल कर रहा है, आपने उसका ना इंटरेस्ट लेना है ना आपने उसका एक्सपेंस लेना है। अच्छा साहब, इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करते हैं जनाब। आपके पास था, आपने पहली पेमेंट की फरवरी को, आपके पास है जी टोटल पेमेंट बाय पेमेंट चलते हैं जी। 1 फरवरी को आपने जो पेमेंट की आपके पास था 350, आपने उसमें से पेमेंट कर दी 40 की, तो 310 रह गया। दूसरी आपने जो पेमेंट की है वो आपने की है 1 अप्रैल को, आपके पास था 310, उसमें से आपने पेमेंट की है जनाब 120 की, तो आपके पास 190 रह गया। तीसरी आपने पेमेंट की है जनाब 1 सितंबर को, आपके पास था 190, आपने 100 की पेमेंट की तो आपके पास 90 रह गया। अब जरा इंटरेस्ट रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10%, 10% और 10%। टाइम पीरियड गौर से देखना होगा कि 1 फरवरी को जब आपने पेमेंट की तो उसके बाद अगली पेमेंट आपने 1 अप्रैल को की। इसका मतलब यह है कि फरवरी और मार्च 2 महीने 310 मिलियन आपके आउटस्टैंडिंग रहे, जिसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहा। फिर उसके बाद आपने अप्रैल में पेमेंट की और अगली जो पेमेंट थी वो आपने सितंबर में की, यानी कि जो पेमेंट अप्रैल में की आपने, उसके बाद आपके पास 190 बच गया, वो आपके पास रहा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने। तो ये पीरियड जो है, ये वाला 190 जो है ये आपके पास आउटस्टैंडिंग रहा, तो आपने इसके ऊपर 5 मंथ का 10% का इंटरेस्ट कमाया। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो सितंबर में आपने पेमेंट की है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक आप इससे प्रॉफिट कमाते रहे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आगे भी कमाते रहे, लेकिन क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड यहीं पे खत्म हो गया था तो आपने इसका सिर्फ 3 महीनों का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज करना है। और क्योंकि बोरिंग कॉस्ट में से, यानी कि ये आपका एक्सपेंस होता है, सब इन्वेस्टमेंट इनकम ये आपकी इनकम होती है, आपने कॉस्ट में से इनकम माइनस करनी है ताकि आप नेट इनकम पे नेट एक्सपेंस पे आ जाए। तो जनाब ये बनता है जी 5.17 मिलियन, ये 190 इंटू 10% इंटू 5/12, ये बनता है जी 7.92 मिलियन, और ये वाला बनता है जी 2.25 मिलियन। तो इसका मतलब ये है कि द टोटल बोरिंग कॉस्ट दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड इफ वी यूटिलाइज ओनली एंड ओनली द स्पेसिफिक लोन, then the total borrowing cost will be 31.33 million rupees. Now let's move towards the second part of this question. Second part में उसने ये कहा है कि भाई अगर सिर्फ और सिर्फ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इस्तेमाल की जाए तो बताओ कि कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। तो अगर सिर्फ और सिर्फ रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी इस्तेमाल की गई होती, यानी कि जनरल बोरिंग ओनली, तो फिर हमें एक कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए जिसकी हम लोग वर्किंग इधर ही शुरू कर लेते हैं, और वर्किंग है जनाब कैपिटलाइजेशन रेट। सो लेट्स कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन रेट। टू फाइंड आउट द कैपिटलाइजेशन रेट वी नीड एवरेज बैलेंस, कि इस पूरे साल में कितना एवरेज रहा है, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेट के साथ, तो फिर हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर द ईयर। तो अगर हम एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बात करें लोन ए की, तो डेट वाज 220 मिलियन एंड लोन बी डेट वाज 280 मिलियन। फिर उन्होंने इसके रेट्स बताए हुए थे 13.7% एंड 14.6%।
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इंटरेस्ट बनता है जी एक साल का 30.14 मिलियन और 40.88 मिलियन, यानी कि 2, तो ये आएगा, यानी कि टोटल 71.02, और जो टोटल हमारे पास लोन्स जो हम लोगों ने लिए थे दैट वाज 500 मिलियन। तो कैपिटलाइजेशन रेट एक्चुअली हमने क्या करना होता है, हमने देखना होता है कि टोटल पूरे साल में कितना लोन लिया और टोटल पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे किया। इन दोनों को ऊपर नीचे रख के हम लोग एक इफेक्टिव कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं कि जनाब 71.02 मिलियन का टोटल पूरे साल में इंटरेस्ट दिया और ये 500 मिलियन के लोन से था, तो इसका मतलब ये है मल्टीप्लाई पे 100, तो हमारे पास जो कैपिटलाइजेशन रेट निकलेगा दैट इज 14.2%। अब जब जब जितना जितना लोन आपने यूज किया है आप सिंपल उसको उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करते जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो पेमेंट्स थी वो फर्स्ट पेमेंट जो हम लोगों ने की थी वो 1 फरवरी को की थी और 1 फरवरी को हमने फर्स्ट बिल पे किया था जिसकी अमाउंट थी 40 मिलियन। फिर हम लोगों ने 1 अप्रैल को सेकंड पे किया था जिसकी अमाउंट थी 120 मिलियन। फिर हमने 1 सितंबर को थर्ड पेमेंट की थी जिसकी अमाउंट थी 100 मिलियन। चौथी पेमेंट भी हम लोगों ने की थी लेकिन क्योंकि वो हमारी कैपिटलाइजेशन पीरियड से बाहर है इसलिए उसका जो एक्सपेंस है वो हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे। क्या उसका एक्सपेंस होगा? जी बिल्कुल होगा। तो वो किधर जाएगा? क्या उसके ऊपर लोन नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा लेकिन वो इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज नहीं करना, उसको एक्सपेंस आउट करना है। तो जनाब ये जो 40 मिलियन है इसके ऊपर रेट लगेगा 14.2%, इसके ऊपर भी रेट लगेगा 14.2% और इसके ऊपर भी रेट लगेगा 14.2%। टाइम पीरियड की बात करते हैं, नवंबर तक हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बीच में कोई डिले नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये वाली जो फर्स्ट पेमेंट है ये हमारी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। दिसंबर तो नहीं, 11 ही हो गए, 10 हो गए, नवंबर तक चलेगी। इसका मतलब यह है कि ये जो है इसके ऊपर हमें 10/12 करना पड़ेगा। फिर ये जो 120 है ये ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड कितनी देर तक इस्तेमाल हुई? ये हुई थी जनाब अप्रैल में पेमेंट, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये टोटल 8/12 हो गया। और ये जो सितंबर में पेमेंट हुई है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि 3 महीने आपने इसके ऊपर भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना है। दिस इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आएगी दैट विल बी 19.65 मिलियन। अब गौर से देखें कि जब आप जनरल बोरिंग करते हैं तो फिर आपने उतना लोन का इंटरेस्ट डालना है जितना जितना लोन आपने यूज किया हुआ है। जब आप स्पेसिफिक बोरिंग करते हैं तो फिर आपने पूरे के पूरे टाइम पीरियड के लिए सारा का सारा लोन कैपिटलाइज करना है, लेकिन उसमें से कैपिटलाइज करने से पहले सब इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस कर देनी है। सब इन्वेस्टमेंट इनकम ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक बोरिंग में होती है सिर्फ और जनरल बोरिंग में नहीं होती, जनरल बोरिंग में भी होती है, लेकिन जनरल बोरिंग में सब इन्वेस्टमेंट इनकम हम लोग बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त माइनस नहीं करते। सो दिस वाज द क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था जी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।